आज का टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों अभिक्रिया के प्रकार। और ये अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते ही हमारा लगभग चैप्टर क्या समझो समाप्त। ठीक है, अब देखो अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार से पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए रिवीजन करवा देता हूँ, वापिस इस चीज से जुड़ सके। तो देखो हमने ये पढ़ा था कि अभिक्रिया के दौरान कोई भी अभिक्रिया है उसके दौरान, अभिक्रिया के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं। हमने पढ़ा था कि परमाणु न तो अभिक्रिया के दौरान प्रवेश कर सकता है, यानी कि बाहर से परमाणु नहीं आ सकता है, न तो परमाणु प्रवेश कर सकता है और न ही बाहर जा सकता है। बाहर जा सकता है यानी कि अभिक्रिया को छोड़कर नहीं जा सकता है। वो कहने का मतलब परमाणु न तो निर्मित होते हैं अभिक्रिया के दौरान, निर्मित होते हैं, न तो निर्मित होते हैं, न तो निर्मित होते हैं और न ही नष्ट होते हैं, न ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो देखो बच्चों, अभिक्रिया के दौरान ना तो कोई परमाणु बाहर से आएगा और ना ही अभिक्रिया का कोई परमाणु बाहर जाएगा। इसका मतलब अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु निर्मित किए जा सकते हैं, न ही नष्ट किए जा सकते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, अभिक्रिया के दौरान एक तत्व का परमाणु अपनी पहचान नहीं खोता, यानी कि दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ये हमने पहले पूर्व जान चुके हैं, यानी कि एक तत्व का परमाणु अपनी पहचान नहीं खोता है। जैसे आपने कागज यानी कोयले को जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला अपने जलाते हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ऐसा नहीं है कि कोयला आप जला लो और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए। यहाँ कार्बन का परमाणु मैग्नीशियम के परमाणु में परिवर्तित किया हुआ बताया गया है। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गया, गलत है। ये वाली बात सही है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये बात सही है। ये बात कार्बन ऑक्सीजन यानी कि कार्बन अपनी पहचान खो देता है, ऐसा नहीं हो सकता। अभिक्रिया में उत्पाद भले ही बन जाए, उत्पाद के गुण अभिकारकों के गुण से पूर्णतः भिन्न होते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं होता कि उत्पाद में जो और अभिकारक में जो हमारे तत्व है उनके परमाणु अपनी पहचान खो दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदल सकता। आ गई बात समझ में। और तीसरी बात हमने क्या देखा कि अभिक्रिया के दौरान पुराने बंध जो होते हैं, हमारे पुराने बंध टूटते हैं बच्चों, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है, नए बंध बनते हैं। तो पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। तो बनने की वजह से क्या आता है, उत्पाद बनता है। अभिकारक में जो बंध होंगे वो टूट जाएंगे और उत्पाद में नए बंध बन जाएंगे। तो ये चीज हमने अभिक्रिया के दौरान देखी, यानी कि अभिक्रिया के दौरान तत्वों के परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। तो अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने के लिए समझ लो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है। इन्हीं चीजों का उपयोग हम क्या करेंगे, अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हुए समय ध्यान रखेंगे। परमाणु न तो निर्मित किया जा सकता है, न नष्ट, न अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, परमाणु अपनी पहचान नहीं खोता है और पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। ये तीन बात मैं स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार वापिस से फिर डिस्कस हो चुकी है। अब आते हैं हम अभिक्रिया के प्रकारों पर। तो देखिए
अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। हम जो यहाँ अपने अध्याय में पढ़ेंगे 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, 4 प्रकार की पढ़ेंगे। तो मैं आपको कॉलम बना देता हूँ। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? अभिक्रिया के प्रकार 4 प्रकार के हैं। पहली जो हम अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वियोजन। संयोजन और वियोजन एक दूसरे के विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको कहते हैं हम ऑक्सीकरण अपचयन, जिसको कहते हैं हम ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन। तो बच्चों 4 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स ऑक्सीकरण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जो है ये पढ़ेंगे, इसका कोई और आगे प्रकार नहीं है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया को आगे फिर 3 भागों में बांटा गया है। वियोजन अभिक्रिया में हम पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय, ऊष्मा के आधार पर वियोजन अभिक्रिया। तापीय जो होगा उसमें हो गया, तापीय हो गया। आगे हम पढ़ेंगे विद्युतीय। ऊष्मीय जिसको तापीय भी कहते हैं, विद्युतीय वियोजन ऊर्जा। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन ऊर्जा। प्रकाश के आधार पर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। वियोजन के 3 भाग हैं, ऊष्मीय वियोजन ऊर्जा, विद्युतीय वियोजन ऊर्जा, प्रकाशीय वियोजन ऊर्जा। फिर विस्थापन भी हम 2 पढ़ेंगे बच्चों। एक है एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीजन अपचयन। तो ये अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया पहला, फिर वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय के आधार पर वियोजन अभिक्रिया, विद्युत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया और प्रकाशीय वियोजन ऊर्जा। 3 प्रकार हो गए वियोजन के। विस्थापन 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, और लास्ट में पढ़ेंगे ऑक्सीजन अपचयन। ठीक है बच्चों, 1-1 करके हम पढ़ते हैं। पहला आज हमारा रहेगा संयोजन अभिक्रिया। हाँ, अब देखिए बच्चों, पहली हमारी है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है ये देखिए आप लोग। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखिए संयोजन अभिक्रिया के दूसरे के नाम भी है। इस अभिक्रिया को देखो क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। योगशील अभिक्रिया, देखो योगशील अभिक्रिया नाम है, और इसका क्या नाम है? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक जिसका मतलब होता है एडिशन, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। और लास्ट तीसरा नाम है मेरा संश्लेषित, संश्लेषित अभिक्रिया। संश्लेषित यानी कि सिंथेसाइज रिएक्शन। तो बच्चों इस तरीके से एक अभिक्रिया के तो कुल कितने हो गए? 4 नाम। तो देखिए पहले नाम समझ लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इस अभिक्रिया को योगशील अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और संश्लेषित अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बच्चों ये इसके 4 नाम है। किसी भी एक नाम से हमें एग्जामिनर पूछ सकता है कि योगात्मक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, संश्लेषित अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, योगशील अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, या संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो आप लोगों ने नाम लिख लिया बच्चों, नाम लिखो। संयोजन अभिक्रिया योगशील, योगात्मक और संश्लेषित। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा तो देखो, संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकर्मक, बच्चों अभिकर्मक बोल लो या अभिकारक बोल लो या क्रियाकारक बोल लो, एक ही बात है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में संयोग कर, आपस में संयोग कर या मिलकर एकल उत्पाद, एकल का मतलब एक ही, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो जो आराम से इसको देखिए, क्या है हमारी संयोजन अभिक्रिया? वह ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक, दो होंगे कम से कम या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में संयोग या मिलकर एकल उत्पाद, यहाँ इस वर्ड पर जोड़ दिया गया है एकल, एक ही उत्पाद। इस अभिक्रिया को पहचानने का तरीका, बहुत सारी अभिक्रियाओं में इसको अभिक्रिया को पहचानने का तरीका है कि इसमें एक ही उत्पाद रहेगा। आपको अभिकर्मक दो या दो से ज्यादा मिल जाएंगे, है ना, लेकिन उत्पाद क्या मिलेगा? एक। ये इस अभिक्रिया की क्या है? पहचान है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका होता है x प्लस वाई, एक अभिकर्मक x एक अभिकर्मक y आपस में क्रिया करके बनाते हैं x बाई। तो यहाँ दो अभिकर्मक है, एक और दो, और उत्पाद क्या है मेरा? एक। तो ये इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका है, रूप है। प्रदर्शित रूप क्या है? x अभिकर्मक y अभिकर्मक से अभिक्रिया करके x y एक ही उत्पाद बनाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको परिभाषा समझ में हो गई। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो बच्चों, हम उसका उदाहरण पढ़ेंगे। तो देखिए उदाहरण में देखिए बच्चों किस तरीके से है। पहला उदाहरण हम पढ़ेंगे, ऐसी संयोजन अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, एक तत्व दूसरे तत्व से संयोग करके यौगिक बनाता है। देखो संयोजन अभिक्रिया में पहला क्या आएगा बच्चों? ऐसी संयोजन अभिक्रिया हो जिसमें एक तत्व दूसरे तत्वों से संयोग करके क्या बने? एक यौगिक। सिंपल सा उदाहरण है, H2 प्लस O2, यहां आ जाएगा विद्युत, हाइड्रोजन ऑक्सीजन विद्युत की उपस्थिति में जल का निर्माण कर रहे हैं। तो बच्चों देखो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अभिकर्मक हो गया, उत्पाद मेरा एक ही है। तो ये मेरा क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 2HCl। तो भाई यहाँ देखो बच्चों, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर बना रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन भी एक तत्व है, क्लोरीन भी एक तत्व है। ठीक है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? HCl। और देखो N2 प्लस H2, ये क्या बना रहे हैं मेरे? NH3 अमोनिया। तो देखो इसमें बच्चों एक तत्व दूसरा तत्व मिलके बना रहा है जल, एक तत्व दूसरा तत्व मिलके बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि दोनों तत्व हाइड्रोजन तत्व हाइड्रोजन तत्व हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सब यौगिक हैं और ये सब तत्व हैं। तत्व और यौगिक में मैं परिभाषा बता देता हूं, याद रखना। तत्व किसे कहते हैं? तत्व, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने हुए, ठीक है, एक ही प्रकार से बनी हुई वस्तु को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, या पदार्थ को। एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए पदार्थ को हम तत्व कहते हैं, जिसे और आगे सरल नहीं किया जा सकता या जिसे और आगे बांटा नहीं जा सकता। यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु होंगे और जिसके आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तत्व कहलाता है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन
दोनों के दोनों परमाणु क्या है, हाइड्रोजन के हैं। यहाँ देखो नाइट्रोजन, दोनों के परमाणु क्या है, नाइट्रोजन। तो ये तत्व कहलाता है। तत्व हमेशा एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। यौगिक जो होता है वो मेरा दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। और यौगिक के अंदर इन तत्वों का जो आपस में संयोग करने का जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो निश्चित होता है। यौगिक दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणु के रासायनिक संयोग से बनते हैं। रासायनिक संयोग के दौरान इन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान का अनुपात निश्चित रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करेंगे तो उनका अनुपात 1:8 रहता है। ये यौगिक की परिभाषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपस में संयोग करने वाले रासायनिक तत्वों के परमाणु का द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। जल का निर्माण जो होता है उसमें हाइड्रोजन 1 में और ऑक्सीजन क्या रहता है 8। तो ये यौगिक की परिभाषा होगी। मैंने परिभाषा बताई है ताकि आपको याद रहे। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले और यौगिक जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। देखो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग तत्वों के परमाणु गए, हाइड्रोजन क्लोरीन दो अलग तत्वों के, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। ये आपस में संयोग करते हैं एक द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में। ये हो गया बच्चों संयोजन अभिक्रिया। पहचाना कैसे, क्योंकि एक ही उत्पाद बन रहा है। अब देखिए दूसरा, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो सकता है बच्चों, तत्व की जैसे एक तत्व हो और मेरा क्या आ जाए, दूसरा भी मेरा क्या आ जाए, यहाँ आ जाए बच्चों एक तत्व और दूसरा हो जाए यौगिक। तो देखो बच्चों क्या कर रहा है, एक तत्व और एक यौगिक मिलकर क्या बना है, यौगिक। तो देखो इसका उदाहरण देखो बच्चों, जैसे ऑक्सीजन O2 तत्व है और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन, ये यौगिक हो गया, मिलकर क्या बना ले, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो O2 N2 प्लस NO2 ये मिलकर बना ले मेरा NO3। ठीक है। अब मेरा हो क्या कहते हैं O2 प्लस SO2 ये मिलकर बना ले मेरा SO3। तो बच्चों ऑक्सीजन एक ही तत्व है, ये सब क्या है, यौगिक। ऐसा भी होता है O2 और NO मिलकर N2 भी बनाते हैं। तो बच्चों एक ही प्रकार के तत्व हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक ही प्रकार के तत्व हो गए, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है एक ही तत्व। ये तत्व इस यौगिक, यहाँ देखो कार्बन ऑक्सीजन दो भिन्न तत्वों के परमाणु है इसलिए यौगिक हो गया कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से सल्फर ऑक्सीजन। अब इनसे वो संयोग करके कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो CO2 में बदल जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों इस संयोजन में एक तत्व और एक यौगिक आपस में संयोग करके एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो ये भी क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया। कैसे पहचाना, क्योंकि एक ही उत्पाद है। ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, यहाँ क्या आ जाए, यहाँ पर भी क्या आ जाए, मेरा यौगिक आ जाए। एक यौगिक दूसरे यौगिक से क्या करें, मिलकर अभिक्रिया करके क्या बना ले, यौगिक बना ले। तो देखो बच्चों इसमें अभिक्रिया में देखिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें उदाहरण है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, मेरा तत्व है और इसको मिला दूं मैं वाटर, जल से। ये यौगिक, ये यौगिक, ये भी मेरा यौगिक, ये भी यौगिक, और ये बना ले एक नया यौगिक प्लस हीट। तो देखो बच्चों इसमें संयोजन में एक यौगिक दूसरे यौगिक से संयोग करके क्या बना रहा है, एक ही उत्पाद। ये तो ऊष्मा निष्कासित हो रही है लेकिन उत्पाद क्या है, मेरा एक ही है। ठीक है। दूसरा देखिए जो हमारा क्या हो, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन, या मैं ले लू अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लू, ये आपस में अभिक्रिया करके बना ले NH4Cl। तो अमोनिया एक यौगिक है, अमोनिया गैस, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके HCl से अभिक्रिया करके बना रहा है NH4Cl। तो देखो इस उदाहरण, इन दोनों उदाहरणों में दो अलग अलग यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक ही यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने देखा बच्चों जो संयोजन होता है वो तत्व और तत्व के बीच में होकर यौगिक भी बन जाता है उसमें, ये हमने पढ़ लिया। फिर क्या कहता है कि तत्व और एक यौगिक होकर क्या बना ले, यौगिक बना ले।
ठीक है, ये हो गया, ये पढ़ लिया हमने। और दोनों यौगिक होकर क्या बना ले, यौगिक बना ले। तो इस तरीके से हमने संयोजन अभिक्रिया देखी, योगात्मक अभिक्रिया देखी बच्चों। एक तत्व दोनों मिलकर यौगिक बना ले, एक तत्व एक यौगिक यौगिक बना ले, एक यौगिक 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 बना ले, जो मैंने यहाँ पे आपको बारी बारी से बता दिया है। ठीक है बच्चों, सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तत्व तत्व के उदाहरण, तत्व यौगिक के उदाहरण, यौगिक यौगिक के उदाहरण। तो ये होती है मेरी योगात्मक अभिक्रिया। मैं वापिस से रिपीट कर देता हूँ, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करे, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो अलग अलग अभिकर्मक जुड़ते हैं। उन अलग अलग अभिकर्मकों का क्या होता है, योग, इसलिए कहा जाता है इसको योगात्मक अभिक्रिया। योगचल अभिक्रिया भी कहते हैं, संश्लेषित अभिक्रिया भी कहते हैं। संश्लेषित अभिक्रिया क्यों कहते हैं, हमने एक उदाहरण देखा था बच्चों, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उससे बन रहा है मेरा वाटर। तो यहाँ पर एक नया पदार्थ, नया उत्पाद क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। उसका क्या कर रहे हैं हम, संश्लेषण कर रहे हैं, नया उत्पाद बन रहा है, संश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है संश्लेषित अभिक्रिया। ठीक है, फिर इसमें हमने देखा कि ये जो अभिक्रिया होती है तीन अलग अलग तरीके से होती है। जब दो अलग अलग तत्व आपस में जुड़ के यौगिक का बनाए, वो हो गई संयोजन अभिक्रिया। उत्पाद एक ही है उसमें भी। फिर हमने देखा कि एक तत्व यौगिक से जुड़कर फिर वो यौगिक बना रहा है, और तीसरा हमने पढ़ा यौगिक फिर यौगिक से जुड़कर यौगिक बना रहा है। ठीक है बच्चों, ये हो गई मेरी संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए बच्चों, इस संयोजन अभिक्रिया में हमारी बुक में दे रखा है एक क्रियाकलाप। क्या दे रखा है, क्रियाकलाप। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया का क्या क्रियाकलाप है। देखो, ये जो एक्टिविटी होती है लेबोरेटरीज में हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करके दिखाया जाता है किस तरीके से है। तो संयोजन अभिक्रिया के लिए उसने क्या दिया है, क्रियाकलाप। ये क्रियाकलाप, ये रिपोर्ट बनता है साइंस का, उसके अंदर मेंशन होता है कौन कौन से प्रयोग आपने किए हैं साल भर। तो इसका उद्देश्य क्या है इस क्रियाकलाप का, ये उद्देश्य ये कहता है कि ये दर्शाइए कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है। देखो बच्चों, क्रियाकलाप दे रखा है हमारी बुक के अंदर, उसमें पूछा है कि ये दर्शाइए कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करते हैं तो वो एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया होती है, ये हमें दर्शाना है। तो देखो बच्चों, इसको समझते जाइए। क्रियाकलाप करते हैं तो हम क्या लेते हैं, चरण फर्स्ट। हमारा चरण फर्स्ट क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ बड़े रूप में दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारा काम रहेगा, हम क्या लेंगे, एक बीकर ले लेंगे। सबसे पहले एक बीकर लेंगे, कोई भी अभिक्रिया करने के लिए हम क्या ले लेंगे, प्लास्टिक का बीकर। इस बीकर को हम क्या करेंगे बच्चों, जल से भर लेंगे। किससे भर लेंगे हम इसको, जल से भर लेंगे। ये हमने भर लिया, इसमें 100 ml जल ले लिया, जल से भर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मिलाएंगे जो कैल्शियम ऑक्साइड। अब मैं कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा आपको विवरण बताता हूं। देखो CaO, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है इसको, कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। बच्चों इसका नाम होता है वैसे चूना, चूना बोलते हैं, बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं। चूना जो हम देखते हैं तंबाकू वगैरह लोग खाते हैं, उनके ऊपर जर्दे के रूप में मिलाने के लिए वो चूना आता है, सफेद से, वो देखा होगा। या दीपावली का जो पर्व आता है उस पर पूरा दीवारों की सफाई के लिए हम क्या खरीदते हैं, कली खरीद के लाते हैं। कली आपने समझा होगा, कली, वो कली का जो हम लेके आते हैं, कट्टा लेके आते हैं, जो भी हमारा पैकिंग है 5 किलो का 10 किलो का, वो कली जो हम दीवारों पे क्या करते हैं, उसकी
लेपन करते हैं, दीवारों को सफाई या दीवारों को चमकाने के लिए इसका उपयोग करते हैं कली, वही क्या होता है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लाइम। और ये आपके सामने तैयार हो, फ्रेश तैयार हो, तो उसको बोलते हैं क्यूटिल लाइम। ठीक है, ये तैयार होता है चूना पत्थर से। कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों तैयार होता है चूना पत्थर, चूने का एक पत्थर आता है जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट के से तैयार, चूना पत्थर के तैयार होता है। आगे वाली जो अभिक्रिया वियोजन उसमें हम इसका विवरण पढ़ेंगे, चूना पत्थर का विवरण पूरा पढ़ेंगे। बस अभी यहाँ बता दिया इस चूने का निर्माण चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। अब देखिए बच्चों, जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड इसमें मिलाएंगे, पहला हम बीकर लेंगे, उसको 100 ml से भर लेंगे, फिर उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएंगे। मिलाने के बाद उसको हिला देंगे और उस बीकर को थोड़े से हम देर कोने में रख देंगे, बिना छुए हुए उसको हम बीकर को रख देंगे। तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि इस बीकर को जब रख दिया थोड़े समय के बाद हम इस बीकर को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। जब थोड़े समय के बाद जब हमने इसको स्पर्श किया तो इस बीकर की जो बाह्य सतह है वो हमें क्या महसूस होती है, गर्म महसूस होती है। ये बाह्य सतह क्या हो जाती है बच्चों, बिल्कुल गर्म हो जाती है, बाह्य सतह गर्म हो जाती है। ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया में क्या हो रही है, ऊष्मा निष्कासित हो रही है। ये हो गई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें अभिक्रिया क्या हुई कि हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हमने बच्चों जल में मिला दिया और हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बच्चों हमारा मिल गया और साथ में मिल गई हमें ऊष्मा। तो इस अभिक्रिया में बच्चों ऊष्मा निष्कासित होती है, कैल्शियम ऑक्साइड जल मिलाते ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा देखो बच्चों, यहाँ दो अभिकर्मक से हमारा बन रहा है उत्पाद एक ही, तो ये क्या हो गई संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि दो अभिकर्मक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो हो गया ना ये संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट, ये कैल्शियम ऑक्साइड से बनाया, हाइड्रोक्साइड बना ऊष्मा। अब देखिए बच्चों, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चों ये होता है मेरा चूने का पानी, लाइम, वाटर ऑफ लाइम, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ लाइम, चूने का पानी, चूने का चूने का पानी। इस पानी को क्या कहते हैं, वाटर ऑफ लाइम जो होता है चूने का पानी होता है। इस पानी को क्या करते हैं हम, जो मकान वगैरह हमारे घर है उनकी दीवारों पे क्या करते हैं, लेपन करते हैं। तो बच्चों जैसे हमने इसके ऊपर लेपन कर दिया, तो ये व्हाइट कलर का लेपन आपने किया, तो देखना बच्चों क्या होगा, जैसे आप लेपित करते हैं तो होता है क्या है बच्चों, लेपित करके जैसे हम लेपन करके हटते हैं तो धीरे धीरे जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो उपस्थित है वो धीरे धीरे क्या करेगी, हमारे इसके ऊपर क्या आ जाएगी, लेपन। हमने इसको लेपित कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो वातावरण ये कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03%। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस कली जो हमने दीवारों पे लेपित किया है उससे क्या करती है, क्रिया करती है, और क्रिया करके बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये वाटर तो क्या होता है, वाष्प में बदल के वाष्पीकृत हो जाता है और पीछे बच जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बच जाती है, ये परत क्या होती है, बिल्कुल चमकदार होती है, चमकदार। और इसकी चमकदार परत की वजह से हमारी दीवारें क्या होती है, चमकती जाती है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ये परत मोटी होती जाती है, वैसे वैसे हमारी दीवारें चमकती जाती है। इसलिए दीपावली पर दीवारों घरों की जो सफाई करने के लिए और उनको चमकाने के लिए कली को पानी में घोलकर उसका लेपन किया जाता था, लेपित कर देते थे और दीवारें हमें चमकने लग जाती। क्यों, क्योंकि जो चूने का पानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर वेपर, ये जो जल होता है वो वाष्पीकृत होकर चला जाता है। तो बच्चों ये बन गई मेरी परत चमकदार। अब देखो बच्चों, ये जो कैल्शियम हमारी परत है ये चमकदार क्यों होती है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है मार्बल का। आपने मार्बल देखा है, मार्बल का जो फॉर्मूला था वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो भी चमकता है, तो ये चीज भी चमकती है। दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला होता है वो हमारा लाइम स्टोन का भी होता है, चूने के पत्थर का भी होता है, और ये हमारा होता है चोक, जो चोक हम लिखते थे बोर्ड के ऊपर, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है वो हमारा लाइम स्टोन का भी होता है, चूने के पत्थर का भी होता है, और ये हमारा होता है चोक, जो चोक हम लिखते थे बोर्ड के ऊपर,
छोटी क्लासों में आपने देखा होगा चोक, उस चोक भी वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। तो बच्चों ये हो गई मेरी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। उद्देश्य ये दर्शाइए कि कैल्शियम ऑक्साइड व वाटर की अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है। तो मैंने क्या लिया, बीकर में पानी भरा, कैल्शियम ऑक्साइड उसमें मिलाया, सरफेस मुझे क्या लगती है, गर्म। ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड जल से मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऊष्मा निकलती है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी को हम दीवारों पे लेपित कर देते हैं, दीवारों फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस टकराती है और वो धीरे धीरे इससे अभिक्रिया करती है और मेरे एक चमकदार परत जो कैल्शियम कार्बोनेट की दीवारों पर बना देती है और इसकी वजह से दीवारें चमकने लगती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा क्रियाकलाप। अब देखिए आगे, नो ये तो हो गया मेरा क्रियाकलाप दर्शाइए। तो अब हमने क्या देखा बच्चों, इस क्रियाकलाप में एक बात इंडिकेट हुई कि संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ आपने देखा कि ऊष्मा भी क्या हो रही है, निष्कासित हो रही है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ संयोजन अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें संयोजन के साथ साथ ऊष्मा भी निष्कासित होती है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऊष्मा निष्कासित होती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ देखो बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे उदाहरण जो संयोजन अभिक्रिया के भी हैं और जिसमें ऊष्माक्षेपी भी हो रही है, ऊष्मा भी निष्कासित हो रही है। तो देखो पहला उदाहरण बच्चों, कार्बन यानी कि कोयला जो कार्बन से बना हुआ है उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, उसका दहन करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमें क्या मिलती है, ऊष्मा। तो बच्चों बताओ, यहाँ दो अभिक्रम मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं तो हो गया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ हमें ऊष्मा भी दिखाई दे रही है, तो बताओ हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। तो ये उदाहरण दोनों का है, संयोजन का भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी है। तो बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ संयोजन अभिक्रिया प्लस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसा ही बच्चों हमारा एक है H2 प्लस O2, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं विद्युत की उपस्थिति में और बनाते हैं मेरा जल। तो बच्चों ये गैस और ये द्रव, और इस अभिक्रिया में भी क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये भी मेरी हो गई संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये हो गए बच्चों। अब देखो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो उदाहरण जो है हमारे शरीर से संबंधित। तो देखो बच्चों, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मैं इसको हटा के समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बच्चों, मैं अब वो उदाहरण ले रहा हूं जो हमारे शरीर में हो रहा है, ऊष्माक्षेपी भी है और संयोजन अभिक्रिया भी है। तो देखो वो उदाहरण है मेरा, तो समझने की कोशिश करना। देखो, हमें कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति, ऊर्जा की पूर्ति कैसे होती है, ऊर्जा की पूर्ति हमारे शरीर को भोजन के द्वारा होती है। भोजन के द्वारा हमारी ऊर्जा की पूर्ति हो जाएगी बच्चों। ठीक है, भोजन में आप क्या खाओगे, हम रोटी वगैरह खाते हैं, रोटी आदि खाते हैं। तो इन रोटी जो रहती है उनमें क्या रहता है बच्चों, उनके अंदर रहता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बच्चों ये जो कार्बोहाइड्रेट है मेरा, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट पाचन तंत्र में क्या होता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। पाचन तंत्र में हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज। बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर में ऑक्सीजन से क्या करती है, क्रिया करती है और बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बनाता है ATP। और ये होता है हमारे शरीर की ऊर्जा इकाई, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बच्चों यहाँ देखो, ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, तो ये एक तरीके का है संयोजन अभिक्रिया और इससे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और बच्चों इसको बोलते हैं हम श्वसन क्रिया। तो बच्चों जो श्वसन क्रिया है वो मेरी कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन क्या होती है मेरी,
ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बच्चों जो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है बाहर जा रही है ना कि वो श्वसन नहीं है, वो तो सांस लेना है। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन अंदर जा रही है CO2 वो तो सांस लेना है, उसको हम श्वसन नहीं कहेंगे। श्वसन किसे कहेंगे? हमारी शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ग्लूकोज की ऑक्सीजन से क्रिया, इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ATP ये होती है ऊर्जा इकाई। इसका निर्माण ही मेरा क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। और इस श्वसन में बन रही है ATP यानी कि ऊर्जा। तो ये क्या हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। तो हमारे शरीर में एक श्वसन क्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ऐसा ही मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। देखो कौन सा है हमारा उदाहरण, देखो संयोजन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। ऐसा उदाहरण है बच्चों, हमको क्या कहते हैं, सब्जी वगैरह जो छिलके होते हैं हमारे, सब्जी के जो पदार्थ होते हैं, वेस्ट पदार्थ, सब्जी द्रव्य जो होते हैं, सब्जियां वगैरह होते हैं, वो पत्ते वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे के पत्ते, उनको क्या करते हैं हम? सड़ाते हैं, सड़ा देते हैं। तो वहां पर क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। तो वो भी मेरा क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है बच्चों। तो पत्तियों, हमारे घरों से निकलने वाले कार्बनिक पदार्थ, जो वेस्ट पदार्थों को हम सड़ाते हैं, उससे जो ऊष्मा निकलती है, तो वो भी किसको दर्शाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बच्चों मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट का टाइम है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया व संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हमने देख लिए। अब है ऊष्माक्षेपी का अन्य उदाहरण है ये कि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति रोटी यानी कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। तो बच्चों 1 मिनट से कम समय रहा है अब, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया है संयोजन अभिक्रिया प्लस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके साथ में संयोजन अभिक्रिया में बोल देता हूँ ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक ही उत्पाद बनाए, एक उत्पाद ही इसकी पहचान है। ठीक है बच्चों, बाकी कल डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं PDF भेज दूंगा, फिर हम परसों कल डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है सर।